हम लोगों ने देखना है करंट एक्चुअल में बनता किस तरीके से। करंट कैरिंग कंडक्टर में ऐसी क्या स्पेशल फीचर्स हैं जिसके थ्रू वो आराम से इजीली कंडक्ट कर लेता है, और बहुत सारे इंसुलेटर्स हैं जो कि इजीली कंडक्ट ही नहीं कर पाते। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, आज हम लोगों ने ये सब स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज करंट। मेरा नाम है शुभम शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूँ ब्रिलियंस एकेडमी शिमला में। आप लोग सभी बता दोगे कि कंडक्टर की जब मैं बात करता हूँ तो दिमाग में सबसे पहले आते हैं मेटल्स। वाई मेटल्स भाई? मेटल्स इसलिए क्योंकि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हम लोग क्या समझे? ऐसे एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव चार्ज को जल्दी से एक्वायर करने के चक्कर में रहते हैं। क्यों एक्वायर करने के चक्कर में रहते हैं? दैट इज ड्यू टू देयर वैलेंसी। अगर मैं वैलेंसी को चेक करूं किसी भी एक मेटल की, तो वैलेंसी जो होती है मेटल की लगभग 1, 2 और 3 तक जाती है, जो कि इसको स्टेबल नहीं बना पाती, और काफी हद तक ये बॉन्ड बनाने में भी बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं इसी की वजह से। अब होगा क्या, क्योंकि हमारे पास जब 1, 2, 3 तक इसकी वैलेंसी चली जाएगी तो आपके पास 1s2, 2s2 है ना, इसको छोड़ दो, पर इसकी वैलेंसी हार्डली 1, 2, 3, 1, 2, 3 के बीच में ही आपके पास रहती है, जिसकी वजह से ये स्टेबल कंपाउंड नहीं फॉर्म कर पाता और लगभग अनस्टेबल रहता है। अब हम लोगों ने हमेशा स्टडी किया है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है हमारे पास कि जो भी एक एटम है, हर चीज देखो मिलकर तो सभी से, हर चीज जो फंडामेंटल यूनिट है किसी भी चीज की वो तो एटम ही रहेगा हमेशा। और एटम आप सभी जानते हैं, एटम जो है कंसिस्ट करता है एक न्यूक्लियस को, और उसके अराउंड जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये अलग अलग शेल्स हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ इस तरीके से घूम रहे थे, और इसका आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर था उसमें एक आधा इलेक्ट्रॉन रह गया। अब क्या होगा कि मेटल जो है वो अपने आप को जो है स्टेबल महसूस नहीं करेगा, और बहुत सारी और भी कंडीशंस है कि बाहर की उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल पे इतनी ज्यादा फोर्स भी उसका न्यूक्लियस नहीं लगा पाएगा, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है थोड़ा सा। अब होगा क्या, इसको अपने कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नहीं दे रहा। इसके लिए ये क्या करता है कि खुद ही अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के कहाँ बाहर फेंक देता है, ताकि इसकी लोअर वाली जो स्टेट है उसमें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही है ऑलरेडी, जिसकी वजह से एक स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को खुद ही बाहर फेंक देता है, और फटाफट से जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया, ये ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगा? पॉजिटिव। देयरफॉर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब हमने कंडक्टर्स में मेटल का यूज किया, और मेटल में हमारे पास हमें पता है कि उसकी वैलेंसी की वजह से उसके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल गए, और बाकी के जो हैं उन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो लगभग उसको एक स्टेबल स्टेट पे लेकर के आ गए। अब होगा क्या कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे बाहर घूमते फिरते रहेंगे। अब ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे बाहर आ गए नो डाउट, पर अब क्या ये इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या? तो ऐसा भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ होना ही जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना भी जरूरी है। मतलब कि करंट बनने के लिए, करंट बनने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है भाई? करंट बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका मोशन में होना भी जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है तो करंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आई कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो हमारे को फ्री मिल गए, और ये सारे के सारे कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई हमारे पास? ये सारे के सारे बोले जाएंगे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फ्री है, इनको किसी भी तरीके से बाउंड अप करके नहीं रखा गया या किसी भी बॉन्ड में शेयरिंग नहीं कर रहे, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे तो फ्री टू मूव हो गए, क्योंकि एटम ने इनको खुद से ही बाहर रिपल्सिव फोर्सेस लगा दी। ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे? मोशन करना शुरू कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब सबसे पहली बात है कि इनको एनर्जी मिलेगी कहां से? तो सबसे इनिशियल कंडीशन में इनको एनर्जी मिलेगी रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी मिलेगी। तो अगर रूम टेम्परेचर से इनको थर्मल एनर्जी मिलनी शुरू हो गई तो हमारे पास ये क्या करेंगे? मोशन करना शुरू कर देंगे। और कैसा मोशन होगा जी? ये तो रैंडम मोशन होगा, ये किधर को भी मूव कर जाएंगे जहां इनको लगेगा कि भाई मूव करना चाहिए। अब ये रैंडम मोशन जैसे ही करना शुरू करेंगे तो क्या करंट बन जाएगा? अब तो इलेक्ट्रॉन फ्लो में भी आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास है, उनका मोशन भी होना शुरू हो गया, तो क्या करंट बन जाएगा?
हाँ बिल्कुल बनेगा, पर ये चीज ध्यान रखना, इनकी रैंडम मोशन की वजह से जो करंट बन रहा होगा वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल डाउन करता जाएगा, क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहा है, दूसरा नीचे मूव कर रहा है, तो कुछ करंट नीचे की तरफ को बन रहा है, कुछ ऊपर की तरफ को बन रहा है, तो नेट इफेक्ट अगर हम लोग देखेंगे इस पूरी मोशन का, तो वो जो नेट इफेक्ट देगा दैट विल बी जीरो। तो अभी भी हमारे पास जो करंट बनेगा, करंट जो होगा वो हमारे पास नेट इफेक्ट में अभी भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो फिर से हमारे पास इसमें करंट तो नहीं बना। तो अब हम देखेंगे कि इस करंट को बनने के लिए और क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहेगी भाई। अब करंट तो फिर भी नहीं बना हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया कि जैसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में आए तो करंट बनना तो शुरू हो गया, पर उनकी रैंडम मोशन की वजह से उस करंट का बनना नहीं बनना बराबर था, क्योंकि उसका नेट इफेक्ट जो है पूरे सिस्टम के अंदर वो जीरो ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे करंट्स जो बन रहे हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, कैंसल डाउन कर दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जब मैं कैंसल डाउन करने की बात बोल रहा हूँ तो कंप्लीटली ऐसा नहीं होता कि वो एक दूसरे को कट कर देंगे, वो वेक्टर्स नहीं है। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, करंट के पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो करंट जो है वो स्केलर्स में कैलकुलेट होती है, वेक्टर नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो करंट होता है आपके पास उस पर वेक्टर लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। वेक्टर लॉज में आप लोगों ने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इनमें से तीनों में से कोई भी लॉ जो है करंट के ऊपर नहीं लगता, जिसकी वजह से हम उसको एक स्केलर ही मानते हैं, ऑल्दो इट हैविंग डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक दूसरे के नेट इफेक्ट को टोटली जब मैं देखना शुरू करूंगा इस पूरे सिस्टम को, तो हमारे पास नेट इफेक्ट ऑफ करंट कितना दे देगा, आई नेट जो है हमारे पास वो जीरो हो जाएगा अभी के लिए। तो इतना तो हमारे को समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते तो करंट बन जाता है। अब करंट को बनाने के लिए एक डेफिनेट फोर्स की रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल पुश लगाना पड़ेगा ताकि वो एक यूनिडायरेक्शनल फेज में ट्रेवल करना स्टार्ट कर दें। अगर वो एक ही डायरेक्शन में सारे मिलकर के ट्रेवल करना शुरू करेंगे तो हमारे पास करंट बन जाएगा, पर प्रॉब्लम है कि उनको एक ही डायरेक्शन में कैसे मूव करवाएं। अब वो बात हमारी सुनते तो नहीं, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके देनी पड़ेगी। अब वो एक्सटर्नल फोर्स का काम कौन करेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ बिल्कुल, तो हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं आम भाषा में बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ बैटरी, जो कि मैं इसके दोनों फेजेस पे कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने करंट के दोनों फेजेस पे बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो उससे क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने का मोटिवेशन मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, देखो हमें पता है कि जो हमारे पास बैटरी होती है उसके दो फेसेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये पूरा फेज जो है हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला पूरा फेज जो है ये नेगेटिव बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में पहले जो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पता था कि हमने किधर को मूव करना है, अब उनको पता है कि हमें किधर को मूव करना है, तो किधर को मूव करेंगे भाई। डेफिनेट बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमेशा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन से ही फोर्सेस लगती है। तो अगर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उसको पता है कि मेरे को फटाफट से जा करके कहाँ जाना है, पॉजिटिव चार्जेस के पास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। और जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन सारे मिलकर के एक नेट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे, इस सारे मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो करंट बनना शुरू हो जाएगा। तो याद रखना आपने, जो करंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनना शुरू होता है, सेम डायरेक्शन में कभी भी नहीं बनता। ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो एक्सटर्नल पुश लगाया है वो किसने लगाया है, इस बैटरी ने, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, या वोल्टेज हम बोल सकते हैं कि हमने जो एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी कंडक्टर को, वो क्या करता है, इनबिल्ट प्रेजेंट जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, ताकि वो एक फोर्स के साथ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को बढ़ते चले। और जैसे ही वो मोशन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे, उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्किट के अंदर करंट बनना शुरू हो जाएगा। और ये करंट तभी तक रहेगा जब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे। जैसे ही इनका मोशन रुका, करंट भी बनना बंद हो जाएगा। तो यहां से हमारे को पर्टिकुलरली पता चलता है कि हमारे पास जो पूरा का पूरा करंट है दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर हमारे पास कन्वेंशनल करंट भी होता था, जिसको हम बोलते थे कि जिस तरफ को पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं उसी तरफ को करंट बनता है। पर लेटर ऑन पता चला कि पॉजिटिव चार्जेस का करंट बनने से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किसका लेना देना है, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है। इलेक्ट्रॉन्स जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फटाफट से बन जाता है। तो होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल है किसी भी करंट को बनाने के अंदर। अब यहाँ पे तो करंट बन गया, ये तो बस सीधी सी बात हुई कि हमारे पास यहाँ पे करंट बन जाएगा। पर करंट इतनी भी आसानी से नहीं बनता है, ये तो बहुत ऊपर की बात हुई ना कि हम लोगों ने करंट बना दिया। अब हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए और वो क्या बनाएंगे, अल्टीमेटली करंट फॉर्म कर देंगे। पर करंट भी बनाने से पहले अगर आप देखो तो इसका पूरा फेज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये वाला पूरा फेज जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इससे पहले कि करंट बनता, सबसे पहले क्या बना,
इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ को कौन चलती है भाई, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये प्रॉपर्टी शो करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल अराउंड विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बेसिकली जनरेट होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ने अल्टीमेटली किसको जनरेट कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक पुश लगाया जिसकी वजह से वो पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए, दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन सबने बढ़ना शुरू किया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट बनना शुरू हो गया। तो इतना तो कंफर्म्ड है कि जब हम लोगों ने इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाई, देखो फोर्स तो लग रही है ना इस पे, जैसे हमारे पास दो टर्मिनल है तो टर्मिनल से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनी और इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया? एक पर्टिकुलर फोर्स जो है वो अप्लाई कर दी। किनके ऊपर? तो इन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। तो मैं अगर बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही फोर्स लग रही है। तो फोर्स कितनी लग रही है भाई? फोर्स लग रही है E इंटू ई, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। और मुझे पता है कि फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस कंडीशन को तोड़ के लिखूंगा तो इट बिकम ma इंटू ई इंटू ई। तो एक्सेलरेशन विल बिकम ई अपॉन एम। इतनी एक्सेलरेशन के साथ जो है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर जाएगा जैसे ही उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अब इसके लिए अगर हमारे को अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाए तो ई और एम तो हमारे को पहले से पता होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज उसके ऊपर कितना होता है और मास उसके ऊपर कितना होता है, उसको पुट करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक की कंडीशन आपको मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। अब अगर एक्सेलरेशन निकल सकती है तो और भी बहुत सारी कंडीशन निकल सकती है भाई। एक्सेलरेशन के इन बिटवीन एक और कंडीशन है, जब हम लोग देखेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और टाउ क्या होता है? दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल। तो इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो दो कोलिजन्स के बीच में आप कोलाइड करेंगे किसके साथ भाई? इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जाना है तो यहाँ पे प्रेजेंट जो पॉजिटिव आयंस थे, जो मैंने बोला था एटम जो है पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा, वो पॉजिटिव आयंस भी कहाँ को मूव करना शुरू कर देंगे भाई? ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। और आपस में क्या करेंगे? ये लोग टकराएंगे एक दूसरे के साथ। जब टकराएंगे तो टाइम लगेगा और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का एक सिंपल सा कंडीशन लगा लूँ कि मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी किस तरीके से काम करता है, चलिए तो देख लेते हैं कि इसके अलावा रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास टाउ की कंडीशन दे देता है। एक्सेलरेशन हम लोगों ने पहले से निकाल दी। इनिशियली हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रेस्ट कंडीशन पे थे, अगर नहीं भी थे थर्मल एनर्जी पे भी थे तो हमारे को उस थर्मल एनर्जी की एवरेज निकालनी पड़ेगी और उसको हम लोग यू एवरेज के साथ दे लेते हैं। यू एवरेज हो जाएगा u1 प्लस u2। देखो सबकी इनिशियल वेलोसिटीज अलग अलग होगी ना, मैंने बोला रूम टेम्परेचर से एनर्जी निकालने के बाद हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे जिसकी एवरेज जो है वो लगभग 0 के बराबर आ जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लूँ भाई फटाफट से v इज इक्वल टू यू प्लस एट, टी की जगह पे मैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ का यूज कर लूंगा और v इज इक्वल टू यू तो हमारे पास 0 आ जाता है, a का फॉर्मूला है ई टाउ अपॉन m, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी बन जाती है? ई टाउ अपॉन this will be the drift velocity acquired by the electron when a suitable potential difference is applied across the ends of the conductor। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि करंट किस हिसाब से बनता है। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एक्चुअल में काम कैसे करता है और कैसे ये आपके पास वर्क डन की कंडीशन से मैच करता है। ऐसी इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं जल्दी ही सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों ने +2 की पूरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन्ड वे में समझना है।